तो नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल राफ्ट एजुकेशन एक्सेस में। और मैं हूं निखिल सर। ये शुरू हो रहा है धातु अधातु का दूसरा भाग पार्ट 2। तो शुरू करते हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था धातु के रासायनिक गुण। तो 6 रासायनिक गुण हम पढ़ चुके थे। 7वां रासायनिक गुण देखिए धातु का, लवण से अभिक्रिया, है ना। लवण से अभिक्रिया। अब आप जानते हैं कि लवण क्या होता है, पहले से अम्ल क्षारक लवण में आप पढ़ चुके। तो जैसे देखिए सोडियम है ना, अब इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड से। क्या होगा, ध्यान दीजिए, बताइए क्या होगा। तो यहाँ 2 धातु है, सोडियम और मैग्नीशियम, दोनों धन मूलक और क्लोरीन ऋण मूलक। सोडियम मैग्नीशियम को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। विस्थापन अभिक्रिया है ना। अधिक अभिक्रियाशील मूलक कम अभिक्रियाशील मूलक को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। तो लवण से अभिक्रिया, तो धातु जब अपने से कम अभिक्रियाशील धातु के लवण से अभिक्रिया करते हैं तो उस धातु को विस्थापित कर देते हैं, है ना। तो हम कैसे समझेंगे कि खुद से कौन किससे ज्यादा ताकतवर है। अब जैसे यहीं पे अगर ऐसा दे देता, इस तरह से दे देता कि सोडियम रिएक्शन करेगा पोटेशियम क्लोराइड से, तो क्या होगा। और हम यहां अगर लिख देते NaCl प्लस पोटेशियम अलग, तो ये गलत हो जाता। कैसे गलत हो जाता, तो यहां सोडियम जो है ज्यादा क्रियाशील है पोटेशियम से, है ना। सोडियम, अभी देखिए सोडियम कम क्रियाशील है, सोडियम कम पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील है। सबसे ज्यादा क्रियाशील तो पोटेशियम ही होता है। तो पोटेशियम का जो क्लोराइड आयन है वो सोडियम नहीं छीन सकता है, क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम से कमजोर है। तो ये कैसे छीन लेगा उसका, यानी कि यहां पर क्या होगा, नो रिएक्शन, यहां रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। नो रिएक्शन, अभिक्रिया नहीं होगी। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन किसको हटाएगा या नहीं हटाएगा। तो इसके लिए हमें धातु की क्रियाशीलता श्रेणी याद रखनी होगी, जिसमें धातु की सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं उसको। कभी कभी परिभाषा भी पूछ देता है कि धातु की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो धातुओं की वह श्रृंखला या वह सारणी जो हमें धातु की क्रियाशीलता घटते क्रम में बताती है, उसे धातु की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और इसको याद रखना होगा आपको, यह पता करने के लिए कि कौन किसको विस्थापित करेगा। और फिर अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे धातु कर्म, वहाँ इसका बहुत अधिक महत्व हो जाता है। तो ये देखिए, यही है धातु की क्रियाशीलता श्रेणी, ये आपको याद रखना होगा। इसको अलग अलग ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, है ना। और चाहे तो सीधा भी याद रख सकते हैं। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और गोल्ड जो हो गया ऑरम, ये सबसे कम क्रियाशील है, ठीक है ना। अभी जैसे तो अब केना को मांगे अले जेना फेन परवीनमा। अब उसके बाद तब फिर ये सब आपको आसान है कि हाँ हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु और ये हाइड्रोजन से कम। तो ये सब नोबल मेटल कहलाता है, आदर्श धातु इसको कहा जाता है। तो लवण से अभिक्रिया। अब इसके बाद हमको समझना है धातु और धातु से अभिक्रिया कैसे करते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, धातु और धातु से अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो धातु जब अधातु से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ये हमने धातु अधातु की परिभाषा जब आपको समझाया उस समय ही हमने आपको बताया था कि धातु अधातु से अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो धातु जो होता है उसके अंत में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अधातु जो होता है उसके अंत में 5, 6, 7, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन 8 होगा तो वो तो अक्रिय हो जाएगा और वो अभिक्रिया करेगा ही नहीं। 4 वाला जो है तो वो सहसंयोजी बंधन बनाता है। इसके बारे में हम लोग पाठ 4 में कार्बन और उसके यौगिक में बहुत डिटेल में देखेंगे। इस भाग में यहाँ पर हम लोग यही समझेंगे कि चलिए 5, 6, 7। अब देखिए सोडियम है, क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में। क्लोरीन के पास कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन को दे देगा।
ये हमने फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया भी है कि क्यों देगा, कैसे देगा। और इस तरह से ये बन जाएगा Na+ और ये बन जाएगा Cl-। तो दोनों के बीच एक बंधन आ जाएगा, एकल बंधन, है ना। इसी बंधन का नाम है आयनिक बंधन। ये बंधन कौन सा हो गया? आयनिक बंधन, या इसी को कहते हैं आयनिक बंधन। और ये जो यौगिक बना NaCl जो यौगिक बन गया है ना, इस यौगिक का नाम हो गया आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड इसको भी बोलते हैं। तो आयनिक यौगिक किसको कहते हैं? तो धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाला यौगिक। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, एक से निकल के इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाएगा, इस तरह से बनने वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। और आयनिक यौगिक जो बंधन बनता है उसको आयनिक बंधन कहते हैं। आयनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ तो एकल आयनिक बंधन, 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ तो द्विक आयनिक बंधन, 3 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ तो त्रिक आयनिक बंधन। मैं तीनों का एक एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। जैसे यहाँ आपने एकल आयनिक बंधन का एग्जाम्पल देखा, अब आप देखिए द्विआयनिक बंधन का उदाहरण देखिए। द्विआयनिक बंधन जैसे मैग्नीशियम है, ये जाएगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 26। आप देख सकते हैं ये 12 होता है और इसका परमाणु संख्या 8 होता है ना। तो इस तरह से अब यहाँ मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस तरह से ये भी 2 8 हो गया और ये 2 ले लिया तो ये भी 2 8 हो गया। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो सिंपल है कि यहाँ जो बंधन बना ये डबल आयनिक बॉन्ड बन गया, द्विक आयनिक बंधन। और जो ये यौगिक हो गया MgO, ये आयनिक यौगिक हो गया, ठीक है ना। तो आयनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल आयनिक बॉन्ड, डबल आयनिक बॉन्ड और ट्रिपल आयनिक बॉन्ड। एकल आयनिक बंधन, द्विक आयनिक बंधन और त्रिक आयनिक बंधन। एक उदाहरण देखिए त्रिक आयनिक बंधन का। एल्यूमिनियम है, नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया किया तो एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा? 2 8 3। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 5 7 होता है ना नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। अगर आपको परमाणु संख्या नहीं याद है तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वहां से उसको याद कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट का समय लगेगा, याद हो जाएगा। तो अभी इसके लास्ट में कितना? एल्यूमिनियम के लास्ट में कितना? 3 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के लास्ट में कितना? 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। पार्ट 4 में इस तरह का हजारों फार्मूला बनाना है आपको, बहुत आसान है, सुन के डरिएगा मत, बिल्कुल आसान है। तो अभी ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको क्या किया? दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि इसको अंत में कितना पूरा करना है? 8। इसको कितना पूरा करना है? 8। तो ये 3 देगा तभी तो ये इसका 8 हो जाएगा और इसका, जैसे ये 3 दे दिया तो अब 2 8 हो गया ना, और ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितना हो गया? 2 8 हो गया। तो इस तरह से जो दोनों के बीच बंधन बना, ये कौन सा बंधन हो गया? त्रिक आयनिक बंधन। तो फिर से बच्चों ध्यान दीजिएगा, आयनिक बंधन किसे कहते हैं? धातु अधातु से अभिक्रिया कर जिस यौगिक का निर्माण करता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। धातु जब अधातु से अभिक्रिया करते हैं तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाला बंधन आयनिक बंधन कहलाता है। आयनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, एकल आयनिक बंधन, द्विक आयनिक बंधन और त्रिक आयनिक बंधन। आयनिक यौगिक के गुण। आयनिक यौगिक जो होते हैं, कोई भी आयनिक यौगिक है उसका क्या क्या गुण होता है, ध्यान दीजिए। आयनिक यौगिक बनता कैसे है? तो आयनिक यौगिक आयनों के मिलने से बनता है, सबसे पहला गुण हो गया इसका। ये जल में घुलने पर आयन में टूट जाते हैं, दूसरा गुण। तीसरा, आयनिक बंधन का गलनांक उच्च होता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बनता है। जो रिलेशन गिव एंड टेक वाला होता है ना, वो परमानेंट रिलेशन होता है ना, गिव एंड टेक, वो अस्थाई होता है। और तो ये आयनिक यौगिक का जो होते हैं उसका गलनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक प्रायः ठोस अवस्था में होते हैं। सिंपल है, कारण एक ही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। एक पूर्णतः धनात्मक होता है और दूसरा पूर्णतः ऋणात्मक होता है, तो इसके बीच आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे संबंधित क्या है कि आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं। कब करते हैं ये समझने की बात है। तो आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं।
आयनिक यौगिक द्रव अवस्था में या घुली हुई अवस्था में, इसको पानी में घोल दिए ना, एक्वस स्टेट, तो द्रव अवस्था में या पानी में घुली हुई अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये द्रव अवस्था में या पानी में घुली हुई अवस्था में आयनों में टूट जाते हैं, और ये आवेश के चलने के लिए, आवेश के प्रवाह के लिए आयन का होना जरूरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन का। ये बात हम लोग फिजिक्स में विद्युत धारा में पढ़ेंगे और डिटेल में। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक काम को समझा। अब आगे समझते हैं धातु कण। देखिए, अपना जो लेसन है धातु अधातु, वास्तव में धातु अधातु लेसन दो भागों में बटा हुआ है। पहले भागों में तो हम धातु और अधातु की परिभाषा, उसका भौतिक और रासायनिक गुण, धातु अधातु से अभिक्रिया कैसे करते हैं, इन सभी बातों को पढ़ते हैं। दूसरे भाग में पढ़ा जाता है धातु कर्म, मेटलर्जी। व्हाट इज मेटलर्जी? धातु कर्म क्या है? ध्यान दीजिए। देखिए, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब हमारा जीवन धातुओं पर निर्भर करता है। मनुष्य जो प्रगति किया है ना, तो जब उसके जीवन में धातु आया तो उसने प्रगति की। आज हमारे चारों ओर जो कुछ भी है देख रहे हैं आप, धातुओं से बनी हुई वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, या तो वो धातु की सहायता से बनता है। ढेर सारी मशीनें। सबसे पहला धातु जो दुनिया में खोज में आया है ना, जो लोग सबसे पहले जिस धातु का खोज किए थे उसका नाम था तांबा। इसलिए हिंदू धर्म में तांबा का बहुत महत्व है। अब कहिएगा हिंदू धर्म में ही क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म जो है वैदिक, हमारा इससे धार्मिक कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमारा मतलब कहने का मतलब ये है कि वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, और उस समय धातु का खोज हुआ था, तांबे का खोज सबसे पहले हुआ। इसीलिए हिंदू धर्म में जो है तांबे का बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो जो धातु हम लोग यूज करते हैं ना, उपयोग करते हैं, वो धातु उसी तरह से चमचमाता हुआ नहीं मिलता है। देखिए, किसी फैक्ट्री में लोहे से गेट बन सकता है, चदरा बन सकता है, पाइप बन सकता है, लोहा नहीं बन सकता है। सोनार सोना का नाक में का, कान में का, ये सब बना देगा। सोना नहीं बना सकता है, वो नेचुरल है, प्राकृतिक चीज है, वो हमको जमीन के अंदर से खुदाई करके मिलता है ना। तो अब एक बात सोचने की बात है कि जब हम देखते हैं, आप घर में आप देखते हो आपकी नई नई साइकिल कैसे देखते देखते पुरानी हो जाती है, उस पर जंग लग जाता है, जबकि उसको उतना साफ सफाई ये सब कुछ करते हैं फिर भी। तो आप सोचिए कि जो लोहा जमीन के अंदर गड़ा हुआ है हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से, वो कैसा होता होगा? तो वो बिल्कुल चट्टान के रूप में होता है, पत्थर के रूप में होता है, और उसमें से लोहा को निकालना होता है, उसमें से चांदी को निकालना होता है, उसमें से तांबा को निकालते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं धातु कण। यानी कि जमीन जब हम खोदते हैं तो उस स्थान पर लोहा नहीं निकलता है, लोहा मिश्रित चट्टान निकलता है, उसको खनिज कहते हैं, है ना। तो ध्यान देते हैं खनिज। सबसे पहले समझिए खनिज। खनिज क्या हुआ? ऐसा पदार्थ जो जमीन के अंदर से खुदाई द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब सोचने की बात है, मान लीजिए कहीं कोई आदमी जमीन खोदा, अब अंदर से जूता चप्पल निकला, तो जूता चप्पल खनिज है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी ना कभी उसका पहले उपयोग हो चुका है। तो खनिज की सही सही परिभाषा क्या हो जाएगी? मिनरल। द अनयूज्ड मटेरियल विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ सरफेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिगिंग इज नोन एज मिनरल। ऐसा पदार्थ जो पहले कभी उपयोग में न लाया गया हो और जमीन के अंदर से खुदाई द्वारा प्राप्त किया जाता हो, उसे खनिज कहते हैं। तो खनिज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धात्विक खनिज, है ना, धात्विक खनिज, ऐसा खनिज जिसमें धातु हो, और एक होता है अधात्विक खनिज, यानी कि ऐसा खनिज जिसमें धातु न हो। अब जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? अधात्विक खनिज है, ठीक है ना। उसमें लोहा, सोना, चांदी, तांबा तो नहीं निकलेगा। धात्विक खनिज जिसमें धातु होता है। तो अब जैसे, अब एक बात सोचने की बात है बच्चों कि अयस्क, धात्विक खनिज, खनिज को तो समझ गए ना कि खनिज दो प्रकार के, धात्विक अधात्विक। धात्विक जिसमें धातु हो, अधात्विक ऐसा खनिज जिसमें धातु न हो। अब हर एक धात्विक खनिज का उपयोग धातु निकालने के लिए नहीं होता है। बात को समझिएगा। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं,
और बोलते हैं, कोई सामान के लिए बोलते हैं, मान लीजिए कि आप अपने गांव में ये मार्कर खरीदने गए और उनसे कहा कि भाई हमारे यहाँ सीतामढ़ी में तो ये मार्कर 35 रुपये में देता है, आप 45 रुपये में दे रहे हैं, तो क्या बोलेगा, जाइए वहीं से ले लीजिएगा। तो अब आपके आने जाने का खर्च ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अब 35 रुपये का मार्कर और पता चला 200 रुपये का भाड़ा, तो वो तो 235 रुपये का हो गया ना। तो 235 रुपये में लेना अच्छा होगा या गांव में 45 रुपये में ले लेना अच्छा होगा। बस उसी तरह से ध्यान दीजिए, जमीन के अंदर से जो भी धात्विक खनिज निकलता है, हर एक धात्विक खनिज का उपयोग धातु के निष्कर्षण के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि उस खनिज में अशुद्धियां होती हैं और उस अशुद्धि को दूर करने में पैसा खर्च होता है। तो मान लीजिए कि ऐसा खनिज जमीन के अंदर से निकला जिससे कि 1 किलो लोहा निकलेगा और उस 1 किलो लोहा को निकालने में 50 रुपया खर्चा हो गया और मार्केट में उस लोहे की कीमत 20 रुपये है, तब तो फिर कंपनी बिक जाएगी ना। तो ध्यान दीजिए, अयस्क धात्विक खनिज में खास प्रकार का खनिज जिसको अयस्क कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ओर। अयस्क, व्हाट इज ओर, अयस्क किसे कहते हैं? तो ऐसे धात्विक खनिज जिनसे कम खर्चे पर, ध्यान दीजिए सबसे बड़ी बात इसमें यही वर्ड है, कम खर्चे पर, ऐसा धात्विक खनिज जिससे कम खर्चे पर धातु की प्राप्ति हो सकती है या की जाती है, उसे अयस्क कहते हैं। समझ गए? बहुत बार पूछता है खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। ध्यान दीजिए, दो अंतर हम बताते हैं। खनिज, कोई भी पदार्थ खनिज धात्विक भी हो सकता है, अधात्विक भी हो सकता है। खनिज है ना, खनिज धात्विक भी है और अधात्विक भी है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, जबकि अयस्क हमेशा धात्विक होता है। प्रत्येक अयस्क खनिज है किंतु प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं है कि नहीं? समझे बात? फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के बोल देता है। आप कैसे कह सकते हैं कि प्रत्येक अयस्क खनिज है लेकिन प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं? तो इसका आंसर बस सिंपल, खनिज और अयस्क की परिभाषा लिख दीजिए आप कि जमीन के अंदर से खोद कर प्राप्त किए गए ऐसे पदार्थ जिनका पहले कभी उपयोग न किया गया हो उसे खनिज कहते हैं। और अयस्क किसे कहते हैं? तो वैसा खनिज, यानी कि अयस्क क्या है? खनिज है, लेकिन उसमें एक खास विशेषता है। कौन सा खनिज? ऐसा खनिज जिससे कम खर्चे पर धातु की प्राप्ति हो सकती है, उसे अयस्क कहते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अयस्क के प्रकार देखिए, अयस्क अशुद्धि के आधार पर, अब कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, अयस्क, अयस्क कहने का मतलब क्या हो गया? उसमें क्या क्या होगा? उसमें धातु होगा और अशुद्धि होगी ना, धातु और अशुद्धि, यही दोनों मिलके तो अयस्क बना होगा। अब देखिए, ये जो अशुद्धि है ना, ये अशुद्धि दो प्रकार का, एक रासायनिक अशुद्धि और एक भौतिक अशुद्धि, है ना। अभी रासायनिक अशुद्धि, अब जैसे कि मान लीजिए लोहे का रॉड है और उसमें जंग लग गया हुआ है, तो जंग लग गया तो वह रासायनिक अशुद्धि है, उसको धो के पोंछ के अलग नहीं कर सकते। अब बोलिएगा उसको श्रेष्ठ कागज से रगड़ देते थे तो साफ हो जाता है, वो साफ नहीं हुआ है बच्चे। उसमें जब हमने श्रेष्ठ कागज से उसको रगड़ा तो वो वहां का पूरा लोहा हट गया है, ठीक है ना। यानी कि इतना जोर जोर से साबुन लगाए, इतना घसते कि पूरा वो लेयर उतार दे, बोलेंगे कि गोरा हो गया, नहीं, ठीक है ना। बात को समझिए। तो अशुद्धि दो प्रकार की, एक रासायनिक अशुद्धि और एक भौतिक अशुद्धि। अब जैसे लोहे का रॉड है, उसमें मिट्टी विट्टी लगा हुआ है, उसको आप झाड़ उड़ सकते हैं, धो दे सकते हैं, हो सकता है ना, तो उससे लोहा खत्म नहीं होगा, मिट्टी खत्म होगी। लेकिन लोहे में लगा हुआ जंग, उसको आप बिना केमिकल प्रोसेस के अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो आयरन ऑक्साइड है। जब आप उसको हटाइएगा तो उसके साथ लोहा भी खत्म हो जाएगा उतना। इसीलिए आप देखते रहिएगा कोई लोहे का पाइप वाइप सड़क के किनारे या कहीं भी पड़ा हुआ होता है तो पड़े पड़े पूरा सड़ जाता है। आखिर उसका लोहा कहाँ चला गया? अरे वो जो जंग नीचे गिरा हुआ है उसी में है उसका लोहा, ठीक है ना। तो ध्यान देते हैं अशुद्धि, तो ये जो अशुद्धि हो गया ये दो तरह का हो गया, भौतिक अशुद्धि और एक हो गया रासायनिक अशुद्धि, ठीक है ना। भौतिक और एक हो गया रासायनिक। तो यानी कि अयस्क में तीन चीज हो गया,
अयस्क में क्या क्या हो गया, धातु प्लस भौतिक अशुद्धि, फिजिकल इम्प्यूरिटीज है ना, और केमिकल इम्प्यूरिटीज, रासायनिक अशुद्धि। तो ये तीन चीज के मिलने से अयस्क बना। अयस्क में ये तीन चीज होगा ना, तीन चीज। तो रासायनिक अशुद्धि के आधार पर अयस्क चार प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। रासायनिक अशुद्धि के आधार पर अयस्क कितने प्रकार के, चार प्रकार के, याद रखिएगा। इसी के आधार पर आगे हम धातु कर्म पढ़ेंगे, यानी कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है उस विधि को पढ़ेंगे। वहाँ हमको ये विधि जानना जरूरी, ये प्रकार याद रखना होगा। बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। अयस्क चार प्रकार के होते हैं। एक हो गया ऑक्साइड अयस्क, ऐसा अयस्क जिसमें अशुद्धि के रूप में कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, सिंपल। अब जैसे देखिए Fe2O3, तो Fe अपना आयरन हो गया, लोहा, धातु, और इसमें गंदगी कौन हो गया, ऑक्सीजन। तो ये जो अयस्क है कौन सा अयस्क कहलाएगा, ऑक्साइड अयस्क। अब Al2O3, एल्यूमिनियम अपना धातु हो गया और ऑक्सीजन इसमें गंदगी हो गया, रासायनिक अशुद्धि। तो ये जो ऑक्सीजन हो गया, ये अभी ऑक्सीजन, तो ये कौन सा अयस्क का उदाहरण हो गया, ऑक्साइड अयस्क। दूसरा कार्बोनेट अयस्क, तो कार्बोनेट अयस्क इसमें अशुद्धि के रूप में कौन होगा, सिंपल, ये खुद बता रहा है ना कि उसमें कार्बोनेट होगा। तो कैल्शियम तो हो गया अपना मेटल, और CO3 उसमें हो गया अशुद्धि, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए सल्फाइड अयस्क, इसमें गंदगी के रूप में कौन होगा, तो सल्फर होगा। तो अयस्क जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं, ZnS, HgS, है ना। तो अयस्क चार प्रकार के हो गए। तीन प्रकार आपने देख लिया, सल्फाइड अयस्क अशुद्धि के रूप में सल्फर, कार्बोनेट अयस्क अशुद्धि के रूप में कार्बोनेट, ऑक्साइड अयस्क अशुद्धि के रूप में ऑक्सीजन। हम किस अशुद्धि की बात कर रहे हैं, रासायनिक अशुद्धि। और एक हो गया हैलाइड अयस्क। हैलाइड अयस्क किसको कहते हैं, तो जिसमें अशुद्धि के रूप में हैलोजन हो। अब ये हैलोजन क्या होता है, वो तो हमने देखा है शादियों में बढ़ता हुआ जलता हुआ बड़ा बड़ा सा, अरे वो नहीं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ग्रुप 17 का जो एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल जब हम लोग पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है 5वां लेसन केमिस्ट्री का, तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि अभी फेकल ब्रेड I8 ग्रुप 17 का जो एलिमेंट है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसी को कहते हैं हैलोजन। उस सबको एक साथ एक ग्रुप है, उसका नाम दे दिया गया हैलोजन ग्रुप। तो उसमें से कोई भी अगर अशुद्धि के रूप में होगा तो उसको हम बोलेंगे हैलाइड अयस्क। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि NaCl, ठीक है ना। तो हैलोजन है ना, इसमें गंदगी के रूप में कौन है, हैलोजन। तो अयस्क कितने प्रकार के हो गए, चार प्रकार के। तो अब सीधा हिसाब है कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण जो होगा वो इसी पर निर्भर करेगा कि उसमें गंदगी किस प्रकार की है ना। जैसे कपड़ा है, कपड़ा धोते हैं ना, तो कपड़े को घर में धोना है, अभी सस्ते साबुन या सर्फ में, डिटर्जेंट में धोना है, ड्राई क्लीनर्स में धुलवाना है, वो डिपेंड किस पे करता है कि उसमें गंदगी किस तरह की लगी हुई है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए अभी सिंपल है, तो उसी तरह से हम जब अयस्क से धातु निकालते हैं उस प्रक्रिया का नाम है धातु कर्म, ठीक है ना, मेटलर्जी। धातु कर्म किसे कहते हैं, पूछता है एग्जाम में। तो आप धातु कर्म की परिभाषा, धातु कर्म से क्या समझते हैं, तो अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। तो धातु कर्म का जो स्टेप होता है, धातु कर्म करने का जो चरण है, वो निर्भर किस पर करता है कि अयस्क में रासायनिक अशुद्धि कौन सी है। और भौतिक अशुद्धि जो है, भौतिक अशुद्धि, तो भौतिक अशुद्धि को गैंग भी कहा जाता है, गैंग या मैट्रिक्स। सुनते होइएगा, लोग गांव समाज में बोलता है ये हमारा गैंग है। देखिए उनको पता नहीं है, वो खुद बोल रहे हैं कि हम इस समाज की फिजिकल इम्प्यूरिटीज है, हमको। अच्छा चलिए छोड़िए उस सब बात को, लेकिन देखिए भौतिक अशुद्धि किसको बोलते हैं। अभी जैसे मिट्टी झिट्टी नेता थू खखार जो भी है, अब मान लीजिए कहीं खुदाई हो रही है, अयस्क निकल रहा है, अब वहाँ किसी लेबर का चप्पल टूट जाएगा, किसी को सुसु लग जाएगा, तो कहाँ करेगा, उसी में कहीं कर देगा ना, तो सब उसमें मिला हुआ रहेगा ना। तो उसके लिए बड़का भारी इंजीनियर तो नहीं बुलाना पड़ेगा, उसको धो के, है ना, या उसको चुंबक से पढ़ेंगे, स्टेप को पढ़ेंगे अलग अलग। तो भौतिक अशुद्धि किसको कहते हैं,
भौतिक अशुद्धि को एक गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। तो अयस्क में उपस्थित भौतिक अशुद्धियां जैसे कि धूल, मिट्टी, खरपतवार, इन सबको हम क्या कहते हैं? गैंग या मैट्रिक्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे धातु कर्म के चरण, यानी कि धातु अयस्क से धातु निकालने की विधि। तो इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप एक काम जरूर कर लीजिएगा। कौन सा काम? तो धातु की सक्रियता श्रेणी को आपको याद कर लेना होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ऐसे हम एक नज़र में ट्रिक बोल देते हैं, अगर याद ना हो तो बोलिएगा, तो फिर इसका भी ट्रिक ऐसे हम वहाँ अलग से, तो केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं धीरे धीरे कि ट्रिक की केमिस्ट्री करके, केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ट्रिक्स के रूप में वहाँ हम डाल दे रहे हैं। जैसे कि इसका ट्रिक देख लीजिए, केना के मांगल जेना परबिनमा, है ना? जेना फेन परबिनमा, हाँ ठीक है, जेना फेन परबिनमा, हेरे कुकुर आग लगा देबो और पीटबो। चलिए, तो यही है सक्रियता श्रेणी। केना के मांगल जेना फेन परबिनमा, हेरे कुकुर, अब इसको कहा बोले भाई, हगबो, आग लगाबो और पीटबो। चलिए ओके, बाय बाय। फिर मिलते हैं तीसरे लेसन में, तीसरे पार्ट में। उसमें हम लोग धातु अधातु को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लेकिन हाँ, आपको ये याद होना चाहिए, इसी के आधार पर धातु कर्म होता है। ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।